बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 30, फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुई होती है, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसकी फाउंडेशंस क्या होती हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि इट इज द फॉर्मल पैटर्न। ये एक फॉर्मल या प्रोफेशनल पैटर्न होता है जिसमें लोग और जो जॉब्स हैं उनकी वो ग्रुप हुई होती हैं, एक बंधन में बंधी होती हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और वो किस तरह से हैं, किस तरह से वो ग्रुप की गई हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वर्क फोर्स कैसी है, किस तरह से वर्क फोर्स को हायर किया गया है, किस बेसिस पर, और किस तरह से उसको अकोमोडेट किया गया है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ये वो डिसीजन है, वो फैसले हैं, वो एक्शन हैं जिसकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ होता है। ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज हैं उनको हायर किस तरह से किया गया, क्या फैसले लिए गए, क्या क्राइटेरिया रखा गया, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। अब उन पीपल को या उन ग्रुप्स को ग्रुप में या विद इन ग्रुप या विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ है, किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा रहा है, रन किया जा रहा है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। होप सो आपको इनका डिफरेंस क्लेरिफाई हो चुका होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के आपके एक्शन हैं, बिहेवियर हैं टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि आप किस तरह से ग्रुप ऑफ पीपल को और जॉब को विद इन ग्रुप या ग्रुप कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम सब ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन खसूसियात जो सारी एक जैसी होती हैं सब ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है? नंबर वन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट होती है सब ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी एफर्ट्स मिलजुल कर होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में। कॉमन गोल होता है सबका, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो बेसिकली है। डिवीजन ऑफ लेबर होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम डिफरेंटली डिवाइड किए होते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज में अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटीज और एक्सपर्टीज। एंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है एक, कि कोई मोस्ट सीनियर होगा, ऑनर होगा, बॉस होगा, उसका जूनियर होगा, जैसे कमांडेंट होता है, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, उससे लो लेवल पर आ जाते हैं, पीआर हो जाते हैं, फिर उससे लो लेवल पर अगर हम आर्मी पर्सन की ही बात करें, ब्रिगेडियर आगे, कर्नल आगे, लेफ्टिनेंट कर्नल आगे, फिर मेजर आगे, फिर कैप्टन आगे, ये हायरार्की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से जो सीनियर होगा उसका जूनियर होगा, जूनियर टू दैट जूनियर एंड सो ऑन। व्हाट डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स इसके? नंबर वन, टू व्हाट डिग्री आर आस्क्ड सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। किस हद तक टास्क को डिवाइड किया गया है सेपरेट जॉब्स में, जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होगा, उसमें अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, उसमें ट्रेनिंग ब्रांच होगा। और जिस तरह से अगर हम कार्डियक की बात करें, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक अभी एक कार्डियक इंस्टीट्यूट के अंदर ही है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी अलग हो, सर्जरी का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इस तरह से डिफरेंट रिसर्च का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो टू व्हाट डिग्री, किस हद तक टास्क को डिवाइड किया गया सेपरेट जॉब्स में? ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर टास्क को डिवीजन की गई है? किस किस इंडिविजुअल को टास्क असाइन किया गया है? कितने इंडिविजुअल्स हैं जो एक मैनेजर एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है? वेयर डज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाई? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक्चुअली लाई कहाँ कर रही है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? सीनियर सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर कौन है? एंड जूनियर्स कौन है? टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स? कि किस हद तक रूल्स और रेगुलेशंस इंपोज किए गए हैं एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स को? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। ये डिफाइन किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कि किस तरह से टास्क को डिवाइड करते हैं, उसको ग्रुपिंग की जाती है और कोऑर्डिनेट किया जाता है, और इस कोऑर्डिनेशन के रिजल्ट में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव किए जाते हैं। हेनरी फोर्ड ने क्या कहा? इसने एक कॉन्सेप्ट बताया, यूज दिस कॉन्सेप्ट इन एन असेंबली लाइन वेयर एवरी फोर्ड वर्कर वाज असाइंड स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क। एक असेंबली लाइन है, उसमें हर पर्सन को कोई ना कोई टास्क कर दिया, असाइन कर दिया जाए, और वो अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्डिंग हियर।
ये इंपॉर्टेंट मैंने इसमें से चैप्टर में से हाईलाइट किया हुआ है, आपसे वो इंपॉर्टेंट पढ़ कर लें, दैट इज ओके फॉर यू। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टू टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बताए हैं, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की ये डेफिनेशन गिवन है, इट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टेंड टू बी एफिशिएंसी मशीन्स, कि ये ज्यादातर मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, टेक्नोलॉजीज उन पर रिले कर रहा होता है, मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज पर कम, जबकि टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस होता है। वेल ऑयल्ड बाय रूल्स रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइज टास्क हैं या सिमिलर कंट्रोल्स हैं, इस तरह के हम। तो अब जो मशीन्स होती हैं उसकी ये तमाम चीजें जिस तरह से देखी जा रही होती हैं, तो एक मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के को जब हम देखते हैं तो हम उनके लिए स्पेसिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड रोल्स रख लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रख देते हैं, साइन कर देते हैं कि उन्हें हर सूरत में वो फॉलो करने होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जबकि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही हैं, बट इसमें हम यूं कह रहे हैं कि जो द जॉब्स पीपल डू आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स नहीं होती, यानी कि सब पार्टिसिपेटिवली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और हम यूं कह लें कि मैकेनिस्टिक में सुपरवाइजर होता है जो सुपरवाइज कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उनके एम्प्लॉयज को। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी फर्दर सुपरवाइजर होते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में ऐसा जिस तरह का कोई सुपरविजन वाला रोल नहीं होता, बल्कि इसमें सब कुलीग, सब लेबर, सब जो स्टाफ है वो मिलजुल कर एक दूसरे साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा होता है। इसमें कोई स्टैंडर्डाइज्ड जॉब नहीं होती, बल्कि मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल टैलेंट्स के लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मिनिमल फॉर्मल रूल्स, इसमें मिनिमल फॉर्मल रूल्स होंगे कोई प्रोफेशनल लेवल पर, या लिटिल डायरेक्ट सुपरविजन होती है। देयर हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अदर टीम मेंबर्स, उनकी अपनी स्किल्स, ट्रेनिंग, जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उनकी जो सपोर्ट मिलती है, ये सब मिलकर फॉर्मलाइजेशन, मेंबर्स मेक फॉर्मलाइजेशन एंड टाइट मैनेजरियल कंट्रोल अननेसेसरी। और इसकी वजह से जब ये ऑलरेडी कोलैबोरेटिव टीम है तो मैनेजेरियल कंट्रोल जो है वो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह की टीम के लिए। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैकेनिस्टिक में सुपरविजन होती है, ऑर्गेनिक में सुपरविजन नहीं होती। यहाँ पर डिफरेंस है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में, जबकि इसमें क्रॉस, बल्कि इससे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ, पिक्चर आप पढ़ेंगे उसके बाद आप डिफरेंस पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक मॉडल, देखिए मैकेनिस्टिक मॉडल में ये टॉप पर सीनियर सुपरवाइजर है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इन डिपार्टमेंट्स में ये इनके सुपरवाइजर हैं। और फिर इसके आगे फर्दर इस डिवीजन ऑफ लेबर की गई है, एम्प्लॉयज को डिवाइड किया गया टास्क को। ठीक है, तो अब ये एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बना है कि एक सेंटर है, ये सब मिलकर अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे, और ये सब सुपरवाइजर मिलकर एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करेंगे, सारी रिपोर्ट देंगे अपने जो परफॉर्मेंस है या फिर अपने जो टास्क है उसकी। जबकि ऑर्गेनिक मॉडल में क्या है, ये सब इंटरमिंगल सी सिचुएशन है, सब जो भी डिपार्टमेंट के हैं, डिफरेंट बेशक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और टास्क को अचीव कर रहे हैं। कोई सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, और इसमें कोई सुपरविजन या कोई ऐसे एचओडी या सुपरवाइजर नहीं है। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं इसमें, क्रॉस हायरार्किकल टीम्स होती हैं, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, फ्रीली इन्फॉर्मेशन सब पुलिस के दरम्यान में फ्लो कर रही होती है, जबकि इसमें एक हायरार्किकल लेवल से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, जूनियर टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू सीनियर सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट्स हैं और आगे इसके फर्दर डिवीजन ऑफ लेबर की गई है। रैपिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी कि इसमें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, चेन ऑफ कमांड क्लियर है। ठीक है, सीनियर, जूनियर टू सीनियर एंड सो ऑन। सेंट्रलाइज्ड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें प्रॉपर कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, नैरो कंट्रोल है इसमें। अब आप इसकी डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर होती है मैकेनिस्टिक में, वर्टिकल डिफरेंशिएशन या हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि ये डिफरेंशिएट है, अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलग अलग से एम्प्लॉयज हैं, इनके आपस में कम्युनिकेशन कम, बल्कि सुपरवाइजर्स के साथ एक्चुअली जाकर सेंट्रल अथॉरिटी को मिल रही है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड है, डायरेक्ट सुपरवाइजन है। सेंट्रलाइज का मतलब अभी बताया है कि सेंट्रल अथॉरिटी को सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि आपस में सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं।
क्रॉस फंक्शनल पर्सनल स्पेशल डिफरेंशिएशन, मल्टीपल चेन ऑफ कमांड होती है इसमें, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज्ड होता है और सेल्फ मैनेज टीम होती है इसमें। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड, अगेन डिफाइन किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज वर्क स्पेशलाइजेशन। दिस इज बेसिकली जॉब स्पेशलाइजेशन। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जॉब असाइन की जाती है, दिस इज जॉब स्पेशलाइजेशन या वर्क स्पेशलाइजेशन। द डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। ठीक है, जिसमें टास्क सेपरेट जॉब में डिवाइड कर दिया जाता है। देन द सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ये फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में एक आबिद ओनर है, ठीक है, इसने एक मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर ने फिर आगे फर्दर एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ये फारूक, सजाद, शाकिर, रफीक, रियाज। अब ये सेल्स पर्सन गया, कोई कैशियर है, कोई अकाउंटेंट है, अब ये सब मिलकर ये सिंपल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर शो किया गया। आप ये एग्जांपल में पेपर में एग्जांपल भी दे सकते हैं, या ऐसे डायग्राम रफ सी आप ड्रॉ कर लें बेशक जल्दी से, वो भी हो सकता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हो। पटका भी ना वहाँ पे आया तो मस्ती होगी भाई। किधर जा रहे हैं? हम्म। नहीं, वापस नहीं जा रहा। हाँ सुबह आऊंगा, अब सुबह मुझे पता है तुमने चले जाना, दोनों ने पढ़ाई की। कितने बजे जाती है ड्यूटी? 8। अब जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, उसमें एचआर डिपार्टमेंट होगा, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एक सेंट्रल हम यूज कर लें होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट हो सकता है, रिसर्च डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होगा या ट्रेनिंग ब्रांच जैसे है, अगर एकेडमिक सिस्टम पर देखें तो इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन के द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। या यूं कर दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट अलग है, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, गायनी डिपार्टमेंट अलग है। तो द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स में डिवीजन हो जाना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी है जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का बताया है कि एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ईस्ट वीएन अलोंग फंक्शनल लाइंस में। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अराउंड प्रोसेसेस, सेल्स यूनिट है जो सेल्स को देख रहा है, अराउंड 7 जियोग्राफिक रीजन्स, डिफरेंट 7 सिटीज में या जियोग्राफिकल रीजन या 7 कंट्रीज में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो सेल्स यूनिट्स हैं वो बनाए हुए हैं, और सेल्स रीजन है इंटू 4 कस्टमर ग्रुपिंग्स। जो सेल रीजन है, हर सेल रीजन, सेल यूनिट को 7 जियोग्राफिक रीजन में, हर सेल रीजन के अंदर 4 कस्टमर ग्रुपिंग है। तो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ हुआ है, और ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये एग्जांपल दी है डिपार्टमेंटलाइजेशन में। टू ट्रेंड्स आर करंटली पॉपुलर रिगार्डिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में दो ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड वन इज फंक्शनल टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ठीक है, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें वो एक स्पेसिफाइड होगा डिपार्टमेंट जो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो डिपार्टमेंट बनाया गया है। जिस तरह से अगर हम शॉपिंग के लिए जाएं, शू कॉर्नर अलग होगा, सैंडल कॉर्नर अलग होगा,
और जिस तरह से ड्रेसेस का कॉर्नर अलग होगा, परफ्यूम कॉर्नर अलग बना होगा। अब ये डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, ठीक है, ये कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर दी है, और उसके कस्टमर के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, और वहां पर उसका जो स्पेशलाइज्ड या स्किल्ड पर्सन होगा उस जोन का, वो उस जगह पर असाइन किया होगा। दिस इज कस्टमर डिपार्टमेंटाइजेशन। सेकेंड है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स में सारे जो स्टाफ है वो इतना स्किल्ड होता है कि वो एक दूसरे की जॉब को भी अंडरस्टैंड करते हैं, कि अगर वो एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक की जगह दूसरे को साइन कर दिया जाए, वो उसका काम कर सकता है इफेक्टिवली। A group of individuals who are experts in various specialities and who work together. This is cross-functional teams. Customer departmentalization is increasingly being used as an approach to better monitor customers' needs and to be better able to respond to changes in those needs. Example बता रहे हैं कि LL Bean organized around a half dozen customer groups on the basis of what customer generally purchased. LL Bean ने organize किया ऐसा सिस्टम के जिसमें हाफ डजन कस्टमर ग्रुप्स जो हैं जनरली जिस चीज को परचेज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसने वहां पर हायर किया लोगों को और उनको उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी। तो कस्टमर डिपार्टमेंटाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर की अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, और उसी स्पेशलिटी का बंदा उस जगह पर असाइन होगा। जबकि क्रॉस फंक्शनल टीम्स में सारे एक्सपर्टीज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको किसी भी जगह पर आप असाइन कर सकते हैं ड्यूटी। मूविंग नेक्स्ट, द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होती है? हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी, उसमें दो ट्रेंड्स पढ़े। अब चेन ऑफ कमांड एक कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी है, कि जूनियर जूनियर अपने से सीनियर को बताएगा, रिपोर्ट करेगा, सीनियर उससे सीनियर को रिपोर्ट करेगा, वो फर्दर सीनियर को, सुपरवाइजर को, देन फाइनली बॉस को। तो इस तरह से एक चेन रन कर रही है जो सीनियर अथॉरिटी तक पहुंच रही है। दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स टू द लोएस्ट लेवल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि लोएस्ट से अपर और ऊपर से लोअर लेवल तक रन करती है। एंड क्लैरिफाइज, और क्लैरिफाई करते हैं कि कौन रिपोर्ट किसको करेगा, यानी कि कौन सा बंदा, कौन जूनियर किस सीनियर को रिपोर्ट करेगा, वो किस सीनियर को रिपोर्ट करेगा, एंड सो ऑन। और ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को टू आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाई डू आई गो टू इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे किस तरह से उसको लेकर चलना है, उसको आगे हायर अथॉरिटी तक कैसे पहुंचाना है। अब डायरेक्ट जूनियर जो है द मोस्ट सीनियर बॉस को नहीं रिपोर्ट करेगा, बल्कि वो अपने से सीनियर को, जिस तरह से क्लास का बच्चा है वो अपनी टीचर को बताएगा कोई भी इशू होगा, टीचर वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल आगे प्रिंसिपल तक लेकर जाएंगी। तो ये एक चेन ऑफ कमांड है, ठीक है। You can't discuss the chain of command without discussing three other concepts. Chain of command तीन और कॉन्सेप्ट के बगैर आप डिस्कस नहीं कर सकते। वो कौन सा है? नंबर वन, अथॉरिटी। अथॉरिटी एक्चुअली किसके पास है? जो बॉस होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? एंड यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड की यूनिटी, कि कितनी यूनाइटेड कमांड है, ठीक है। अब ये इन तीनों की आगे डिफाइन किया हुआ है। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन, ये वो राइट्स है, वो पावर है, वो राइट्स है मैनेजर के पास जो वो यूज करता है या वो यूज कर सकता है टू टेक एनी एक्शन। As manager coordinate and integrate the work of employees, those employees assume in an obligation to perform and assign duties. This obligation or expectation to perform is known as responsibility. कि जब भी मैनेजर को असाइन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपने एम्प्लॉइज के साथ कि आपने ये टास्क असाइन करना है, तो वो उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। फाइनली यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? इसका प्रिंसिपल है एक, आपने ये याद रखना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? इट स्टेट्स दैट अ पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर। ये कहता है कि एक पर्सन को सिर्फ एक मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी कि एक पर्सन, ऐसा ना हो कि उसके जो सुपरवाइज करने वाले हैं वो चार हों, ठीक है। एक इंडिविजुअल है, उसको सुपरवाइज करने वाले चार हैं, अब उस एक इंडिविजुअल ने चारों को रिपोर्ट करनी हो, जो भी टास्क है उसका जो आउटकम आया है वो चारों को रिपोर्ट करना हो। दिस इज नॉट गुड थिंग। वो इसलिए कि उन सुपरवाइजर के आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उन सुपरवाइजर के आपस में पॉइंट ऑफ व्यूज डिफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल को जो टास्क असाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट वे से करेंगे, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, यूनिटी का वर्ड मतलब ही एक होता है कि वन पर्सन शुड हैव वन सुपरवाइजर, मीन्स
एक बंदे का जो सुपरवाइजर है वो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, सुपरवाइजर के अंडर डिफरेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं, बट इंडिविजुअल का सुपरवाइजर एक होना चाहिए कि वो उसको रिपोर्ट करे। फिर वो जो सुपरवाइजर है, अगर वो फर्दर कोई उसका सुपरवाइजर है, वो एक हो। दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज में किस किस का नाम है, ये एमसीक्यू के लिए याद कर लें, फ्योल, वेबर, टेलर एंड अदर्स। ये आपको नाम एटलीस्ट आने चाहिए। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, ये बहुत क्लियरली मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बताया है। सेंट्रलाइजेशन के इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसको सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने सुपरवाइजर को, और ये फाइनली जाकर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो फाइनल एक सिंगल बॉस है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो कि एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए एक हायरार्किकल सिस्टम जब प्रेजेंट हो इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कहते हैं वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन में कि कोई स्पेशल सुपरवाइजर नहीं है, बल्कि आपस में सब कलीग्स एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इनके कोई खास कोई स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड जॉब नहीं है, बल्कि ना ही कोई स्पेशल सुपरविजन है। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेशन आप रीड आउट कर लीजिएगा। फॉर्मलाइजेशन, जब आप फॉर्मल कोई प्रोफेशनल लेवल पर की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर्मलाइजेशन। द डिग्री टू बी जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड, कि जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है किस हद तक है, दैट इज फॉर्मलाइजेशन। इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर क्या है, द मोर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स इंटरडिपेंडेंस। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होते जाएंगे, क्योंकि उनके लिए आसानियां हैं। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। बिटवीन द इंडिविजुअल इंक्रीज करती है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो जाती है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, एम्प्लॉयज जो हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जिसकी वजह से ग्रेटर इज द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होगी, इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होगी तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा होगी। टेक्नोलॉजी मूव्स फ्रॉम रूटीन टू नॉन रूटीन, सब यूनिट्स अडॉप्ट लेस फॉर्मलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रमोट हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ऑप्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन किस किस काम के हो सकते हैं, आप एटलीस्ट इसके नाम आपको पता हो। फंक्शनल डिजाइन हो सकता है, प्लेस डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, मल्टी डिविजनल डिजाइन, मल्टीनेशनल डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन एंड विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइन इज ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन। विजुअल डिजाइन रेसिप्रोकल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, विच organizational design is the most complex, visual design यार most reciprocal is visual design। most simple में functional design आता है, और हम इसको pool भी कह सकते हैं। this was all of the chapter 30। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।